आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, जिसे हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा टॉपिक जो है वो है संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो द्वितीय कोटि की सेकेंड ऑर्डर की प्रतीत होती हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका जो बिहेवियर होता है ये फर्स्ट ऑर्डर के जैसा होता है, प्रथम कोटि के जैसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। एथिल एसीटेट और H2 एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बना रहे हैं। लेकिन जब वाटर एक्सेस में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो वाटर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर के कंसंट्रेशन में जल की सांद्रता में जो आने वाला परिवर्तन है वो एथिल एसीटेट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की तुलना में नगण्य है, ना के बराबर है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगा और H2O की सांद्रता से स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आया है वेग इज इक्वल टू K CH3COOC2H5, यानी कि एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यही कारण है कि ये अभिक्रिया जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसे बिहेव करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं किंतु किसी एक अभिकारक के आधिक्य में होने के कारण प्रथम कोटि के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं या प्रथम कोटि की प्रतीत होती हैं। छद्म प्रथम कोटि या आभासिक एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल इसका है C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, आप जानते हो। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, एक शर्करा भी कहा जाता है। जब इसमें भी सेम होगा कि वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगा और वाटर की सांद्रता से इंडिपेंडेंट या फ्री रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा वो लगभग नगण्य है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लगभग दुगनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रेज पर बढ़ाने पर लगभग दुगुना हो जाता है। ठीक है, इसको हम आगे भी देखते हैं। अभी फिलहाल इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना, कोलाइड करना। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक होते हैं उनको यदि हम गोला माने, स्फीयर माने, ठीक है, तो उन अभिकारकों से उत्पाद के निर्माण यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर का होना या संघट्ट का होना जरूरी है। जब तक वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण केवल तभी संभव है जब वे एक दूसरे से संघट्ट करते हैं या टकराव करते हैं या टकराते हैं। ठीक है, और प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाले संघटों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। यानी कि 1 सेकंड में 1 इकाई आयतन में कितने टक्कर अणुओं के मध्य हो रहे हैं, कौन से अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य, उसको हम कहते हैं संघट्ट आवृत्ति। और संघट्ट आवृत्ति को हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सभी संघट्ट जो होते हैं वो उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। जितने भी कण एक दूसरे से टकराते हैं तो सभी से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है।
और जिन संगठनों से या जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी संघट। ठीक है, समझ रहे हो बात कि इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्करें जो होती हैं ये वे टक्करें होती हैं, वे संघट होते हैं जिनसे अभिकारकों द्वारा उत्पाद का निर्माण किया जाता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ टक्करों से तो उत्पाद का निर्माण हो रहा है और कुछ टक्करों से, कुछ संगठनों से उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसके लिए प्रभावी संगठन के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य उचित ऊर्जा व उचित अभिविन्यास का होना आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रभावी संगठन के सामने कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिसके कारण उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। तो पहली जो बाधा है वो है एनर्जी बैरियर या ऊर्जा बाधा। ठीक है, अब ये क्या है, देखो जब कोई भी रिएक्टेंट, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको किसी पहाड़ी को चढ़ना है, तो पहाड़ी को चढ़ने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके आप उस पहाड़ी को क्रॉस कर पाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ भी होती है, अभिकारकों के साथ भी होती है कि उनके अंदर एक निश्चित आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकें, और उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, तो संगठन को प्रभावी बनाने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यदि दहली ऊर्जा से अभिकारक अणुओं के मध्य ऊर्जा कम होती है तो उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो ये एनर्जी बैरियर है। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी, पहली बाधा ये थी। दूसरा आता है ओरिएंटेशन बैरियर या विन्यास बाधा। यदि अभिकारक अणुओं में उचित प्रकार का अभिविन्यास नहीं होता है तो वो संगठन प्रभावी नहीं होते हैं। अभिविन्यास का क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे को अप्रोच जिस साइड से कर रहे हैं वहां से वो जुड़ेंगे भी या नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर जो उनकी डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, ये हमारे पास मैथिल आयोडाइड है। मैथिल आयोडाइड में आप जानते हो कि आई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन इसके कंपेयर में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे OH नेगेटिव जो नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे अटैक कर रहा है। ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो यहाँ से इसका अटैक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिखा है कि अनुचित अभिविन्यास, कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। दूसरा वाला जो फिगर बना हुआ है इसमें ये बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, ये हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दो प्रकार के ओरिएंटेशन आते हैं, एक आता है प्रतिलोम विन्यास, प्रतिलोम मतलब पीछे की साइड से जो अटैक होता है, और एक होता है रिटेंशन। ठीक है, तो रिटेंशन में आगे की साइड से होता है, धारण बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, OH जब पीछे की साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ कोई प्रतिकर्षण नहीं है, नो रिपल्सन, तो इजीली यहाँ पे अटैक करेगा। सेम टाइम पे ये बॉन्ड जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो I यहाँ से हट जाएगा, OH इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैथनॉल का निर्माण हो गया और I नेगेटिव सेपरेट हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो ओरिएंटेशन है, विन्यास है, वो उत्पाद के निर्माण को प्रभावित करता है। और दूसरा ऊर्जा, अभिकारक अणुओं के मध्य ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि जिससे वो उत्पाद का निर्माण कर सकें। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे।